हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 2, क्लास 12th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका खूबसूरत सा इंट्रोडक्शन का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको पहले देख के आए ताकि आपको खूबसूरती से समझ में आए कि आगे क्या होने वाला है और आज की क्लास में क्या होने वाला है। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं आज जो बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं कि मेथड ऑफ चार्जिंग, हम कैसे किसी बॉडी को चार्ज करते हैं। इसके पहले हमने देख लिया था कि कोई बॉडी चार्ज होती कैसे है। अब उसका मेथड सीखेंगे और उसमें वो देखेंगे कि भाई कैसे वो मेथड का इस्तेमाल करके वन बॉडी गेट चार्ज या किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो आज का टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास है मेथड ऑफ चार्जिंग, जिसमें हम बेसिकली 3 मेथड सीखेंगे और इसके बाद होगा हमारा एक न्यूमेरिकल, जो कि आपका होगा होमवर्क। न्यूमेरिकल होमवर्क होगा। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो इस न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएगा, और अगर देख लिया है तो डेफिनेटली वो इस न्यूमेरिकल को बहुत इजीली समझ भी पाएगा और देख भी पाएगा। और मैं इसका हिंट भी दूंगा और इसका होमवर्क आपको खुद से करना है और कमेंट में लिखना है कि होमवर्क हो गया सर और आंसर आया है ये। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि व्हाट इज चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी थी, स्केलर क्वांटिटी, फिर होता है कि एसोसिएटेड विद मास, ऑलवेज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, मतलब स्पीड के साथ चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आता है, कुछ मास भी होता है, जैसे हमने बताया कि चार्ज हैविंग सम मास एज वेल, चार्ज रेडिएट्स एनर्जी व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज, कंजर्वेशन ऑफ मास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने उस लेक्चर में बताई थी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बॉडी है और इस बॉडी को चार्ज करना है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उस बॉडी को मैं चार्ज कर सकता हूं और कैसे कर सकता हूं? तो सबसे पहले अगर ये बॉडी अनचार्ज है, फॉर एग्जांपल दिस बॉडी इज अनचार्ज्ड, अगर ये बॉडी अनचार्ज है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो सेम होती है, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम इज द यूनिट, स्टैट कूलम इज अनदर यूनिट। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस का, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है, इसलिए हम बोलते हैं प्लस माइनस। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो सेम होता है दोनों पर। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, तो दोनों का जो सम होगा वो नेट कितना आ जाएगा? 0 चार्ज। तो उस बॉडी के अंदर जो नेट चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0। इन द सेंस वी कैन से दैट बॉडी इज अ न्यूट्रल बॉडी, मतलब उसके अंदर चार्ज पार्टिकल तो है लेकिन नेट चार्ज, यानी दोनों ही चार्ज कैसे हैं? बराबर मात्रा में है। नेट चार्ज इज इक्वल टू 0। क्लियर? और मैंने एक बात और बताई थी कि किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करना है तो इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो कोई भी बॉडी अगर चार्ज हो पाएगी तो वो केवल एक ही तरीके से हो पाएगी, या तो उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाएगा या किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही कोई बॉडी चार्ज हो सकती है। इसके 2 बेसिक रीजन थे, एक तो जो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कम होता है, और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन जहां पर होता है उससे बाउंडेड होता है और दूर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो एक्चुअली न्यूक्लियस को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए जो मेनली ट्रांसफर ऑफ होता है चार्ज वो इलेक्ट्रॉन का होता है, ना कि प्रोटॉन का होता है। क्लियर? यानी अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन हम उसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दें या उसको इलेक्ट्रॉन दे दें। इलेक्ट्रॉन के जाने से और इलेक्ट्रॉन के आने से ही कोई बॉडी चार्ज होगी। अब इसके 2 तरीके हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बॉडी है दिस इज अनचार्ज और एक और बॉडी है दिस इज अनचार्ज। अब मुझे इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है। क्या करना है? इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है और इसको नेगेटिवली चार्ज करना है। तो मैं क्या करूंगा जल्दी बताओ? अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है और 1 2 3 4 ही प्रोटॉन है। ऐसे ही इसमें 1 2 3
4 प्रोटॉन है और तीन प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे इसमें से क्या करना है, इन दोनों को पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। अभी दीज बॉडीज आर न्यूट्रल, इज इट क्लियर? क्या ये दोनों बॉडीज न्यूट्रल है? हाँ सर न्यूट्रल है। अब अगर इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है तो मैं क्या कर दूं? ट्रांसफर किसका हो सकता है? सबसे पहला सवाल क्या आना चाहिए आपके दिमाग में? ट्रांसफर ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। तो इस बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर करेंगे, तो क्या बचेगा? नेट पॉजिटिव चार्ज बचेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देंगे। अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर कर दिया, तो अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया और नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो नेट किसका बनेगा? सर नेट बनेगा पॉजिटिव। और अगर इसमें हमने यही वाले चार्ज पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसमें ट्रांसफर कर दिए, तो अगर मैंने इसमें ट्रांसफर कर दिए 2, तो क्या होगा? अब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी, प्रोटॉन बाहर नहीं निकलेगा भैया, ध्यान रखना। तो इसमें अब क्या हो गया? ज्यादा क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इट मींस दैट अ बॉडी कैन बी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अ बॉडी कैन बी चार्ज ओनली एंड ओनली व्हेन देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ही बॉडी चार्ज होगी, वेदर इट इज पॉजिटिव चार्ज और वेदर इट इज नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब मेथड क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास बात करें, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स। पहला है फ्रिक्शन, दूसरा है हमारे पास इंडक्शन और तीसरा है हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट। देखो तीनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको इसका फील समझ में आएगा। एक्चुअली चार्ज का ट्रांसफर क्यों होता है, कैसे होता है, इसका फील लेने के लिए हमको समझना। ये ज्यादा कोई बहुत खास टॉपिक नहीं है, फेवरेट टॉपिक नहीं है सीबीएसई के बोर्ड के हिसाब से या हमारी आईआईटी जेईई के हिसाब से, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड टू मेक आउट ऑफ इट, यानी फील करना उस चीज को, उसको समझने के लिए हमको ये तीनों चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई अभी तक? क्या मेरी बात समझ आई? क्या लेक्चर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो हाँ सर समझ में आ गया अभी तक, ठीक है। अब बात करते हैं ये तीनों मेथडों में होता क्या क्या है। फ्रिक्शन तो आपको पता ही है, क्लास 11th में बहुत अच्छे से आपने पूरा फ्रिक्शन टॉपिक पढ़ा था। व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज नथिंग बट व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स, जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करें, देयर विल बी अ रिलेटिव मोशन और कांटेक्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं, राइट। और अपोज करेगा, द रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, राइट। तो आप लोग क्या क्या करते हैं? आप लोग अपने जीवन में बहुत सारी चीजें करते हैं, उसमें से एक एग्जाम्पल है कंघी करना। आप कंघी करते हैं तो कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता होगा कि जब आप कॉम्ब करके रखते हैं और उस कॉम्ब को जब आप अपने बालों में लगाएंगे तो बाल क्या होते हैं? अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये आपने फील भी किया होगा। या कभी कभी जब आप ब्लैंकेट ओढ़ते हैं और अपने बालों से उसका क्या करते हैं? फ्रिक्शन करवाते हैं, तो आपको है ना कुछ नाइट में चिंगारी टाइप समझ में आएगी। वो सब क्या रीजन है? वो रीजन है चार्जिंग या ट्रांसफर ऑफ चार्ज। और इसमें ना रैंडमली ट्रांसफर होता है, हम ये नहीं बोल सकते कि इसमें इतना चार्ज चले गया। रैंडम ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो सकता है या चार्ज का ट्रांसफर नहीं भी हो सकता है, बट जनरली चार्ज का ट्रांसफर होता भी है। कभी देखना आप खड़े हो किसी कुर्सी पे बैठे हुए हो और सडनली आप खड़े हुए या किसी को टच करें तो आपको एकदम से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। वो बिकॉज ऑफ उसमें आपके अंदर करंट चार्ज स्टोर हो गया और जब आपने किसी को छुआ तो वो चार्ज कहां से ट्रांसफर हो गया? उस बॉडी से होते हुए कहां चले गया? अर्थ पे चले गया, और उसको क्या फील होता है? इलेक्ट्रिक शॉक या करंट महसूस होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन मतलब 2 चीजों का आपस में कांटेक्ट होकर रगड़ने से, या फिर बोले फ्रिक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है कि व्हेन 2 बॉडीज आर इन कांटेक्ट, तो अपोज करने वाला, उन दोनों के मोशन को अपोज करने वाला फोर्स जो लगता है वो होता है फ्रिक्शन। उसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्लियर? अब इसको समझने के लिए आपको देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉडी ए है और एक बॉडी और है जिसका नाम है बी, ठीक है। ये दोनों बॉडी एक दूसरे से क्या कर रही है? फ्रिक्शन कर रही हैं। अब ये भी न्यूट्रल थी, ये भी न्यूट्रल थी। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैं क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा। अब मैंने कहा कि एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या बोला मैंने? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस बॉडी में चले गए। ए बॉडी से कहां में चले गए? ये रैंडम होगा, तो ए बॉडी से बी में चले गए। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, अगर ए बॉडी में से इलेक्ट्रॉन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी बॉडी में चले गए, तो ए कौन सा चार्ज गेन करेगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी बताओ, कमेंट कर दो। अगर ए में से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में चले गए तो कौन सा एक्वायर करेगा चार्ज? बॉडी ए। बॉडी ए चार्ज विल एक्वायर पॉजिटिव, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब इसी बॉडी में से, ये न्यूट्रल थी,
अब इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन चल के यहां चले गए तो इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये कैसी बॉडी हो गई? नेगेटिवली चार्ज बॉडी। यस, अब दो बॉडीज के बीच में ही चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, तो जो भी होगा वो इन दोनों के बीच में होगा, यानी जितना पॉजिटिवली चार्ज ये हुई होगी उतना ही नेगेटिवली चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही नेगेटिवली चार्ज बॉडी ये हुई होगी। तो चार्ज ऑन क्यू, चार्ज ऑन ए की बात करें तो चार्ज कितना हो जाएगा जरा बताओ? ये हो जाएगा प्लस का n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Ne। और चार्ज ऑन बी की बात करें तो कितना हो जाएगा? सेम रहेगा, बस नेगेटिव साइन कर देना, माइनस ऑफ Ne। इट मींस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विच इज ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2 या बॉडी A टू B इज सेम, बट देयर द पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस इज नेगेटिव। इज इट क्लियर? इसका मतलब यह हुआ कि जो बॉडी ए है उसने चार्ज दिया, जब चार्ज दिया यानी इलेक्ट्रॉन्स दिए, इलेक्ट्रॉन दिए तो कैसा हो गया? पॉजिटिवली। और बी ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो इट इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो टोटल चार्ज जो ट्रांसफर हुआ, नेट चार्ज जो ट्रांसफर हुआ है, वही चार्ज आ जाता है किसी बॉडी के अंदर। अब सवाल नंबर 2, क्या यहां पर कुछ मास का ट्रांसफर हुआ होगा? सवाल नंबर 2, क्या यहां पर कुछ मास का ट्रांसफर हुआ होगा? तो आपको मैं पिछली क्लास में पहले लेक्चर में बता चुका हूं, यस यहां पर कुछ थोड़ा सा मास चेंज होगा, क्योंकि चार्ज के पास भी मास होता है। मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 kg, और जो प्रोटॉन होता है उसका जो मास होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 27 kg। हालांकि हमें इस वाली इंफॉर्मेशन से, इस वाले मलबे से हमें कोई मतलब नहीं है। रीजन, क्योंकि चार्ज किसका ट्रांसफर हो रहा है? कौन से चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। तो मास भी किसका लिया जाएगा? इलेक्ट्रॉन का। वेरी नेग्लिजिबल, बट मास तो ट्रांसफर हो रहा है, बिकॉज चार्ज के पास कुछ ना कुछ मास होता है। क्लियर? क्लियर? तो मतलब इस बॉडी से अगर इस बॉडी में चार्ज जा रहा है तो कुछ ना कुछ मास का ट्रांसफर भी होगा। 100%। कितना होगा वो आपको आखिरी में पता चलेगा एक क्वेश्चन के जरिए। मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है इस पूरे लेक्चर के बाद, एक न्यूमेरिकल भी दिया है मैंने अपने टेबल ऑफ कंटेंट में भी लिखा था कि देयर विल बी वन न्यूमेरिकल दैट वी विल बी गोइंग टू सॉल्व। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो फ्रिक्शन वाला आपको पार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट होता है इंडक्शन। नेक्स्ट इज इंडक्शन। व्हाट इज इंडक्शन? इंडक्शन का मतलब होता है कि किसी बॉडी को चार्ज करना लेकिन कांटेक्ट करे बिना। क्या बोला जा रहा है? इंडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच अ बॉडी इज चार्ज और बॉडी कैन बी चार्ज विदाउट एनी कांटेक्ट। कोई कांटेक्ट के बिना हम किसी बॉडी को अगर चार्ज कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंडक्शन। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब समझते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है? मैंने कंडक्टिंग स्फीयर लिया और मैंने इसको एक इंसुलेटेड बॉडी के साथ अटैच करके यहां पर जमीन पे रख दिया। अब इंसुलेटेड बॉडी क्यों? क्योंकि ये इंसुलेटेड होगा ना तो ये बॉडी ट्रांसफर नहीं कर पाएगी चार्ज का, है ना? मैंने बताया ना, आइसोलेटेड सिस्टम कन्वर्जर ना, चार्ज यहां से यहां जा सकता है क्योंकि अर्थिंग भी हो सकती है। अभी इसके बारे में समझाऊंगा मैं। तो यहां पर चार्ज इसके थ्रू नीचे नहीं आएगा, तो इस बॉडी के अंदर ही चार्ज बना रहेगा। एंड दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ न्यूट्रल बॉडी। इट मींस इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर प्रेजेंट इन द बॉडी। क्लियर? तो फॉर एग्जाम्पल, कुछ प्रोटॉन्स थे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, और ट्रांसफर किसका होता है? मैंने आपको बताया अभी भी, 1 2 3 4 5, चलो एक और ले लेते, ठीक है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम, तभी तो कोई बॉडी न्यूट्रल बॉडी कहलाती है। अब चार्जिंग थ्रू इंडक्शन का मतलब है कि बिना डायरेक्ट कांटेक्ट किए हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर दें। तो एक काम करते हैं, इसके सामने हम एक कोई चार्ज बॉडी ले आते हैं, और वो चार्ज बॉडी कैसी है? फॉर एग्जांपल, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक? अब इस बॉडी को यहां पर लेके आ जाते हैं, इस बॉडी को यहां पर लेके आ जाते हैं। तो इस बॉडी के अंदर क्या है? फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन्स का ही मोशन हो सकता है, यह भी आपको पता है। तो क्या होगा? इस बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस प्रोटॉन या इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। मैंने कहा इसको टच नहीं करवाना है, मैंने कहा इसके पास लेके आ जाओ। तो अगर मैं इस बॉडी को यहां से इसके पास लेके आ जाऊं, टच नहीं करवा रहा हूं, कांटेक्ट नहीं करवा रहा हूं, मैंने इसको पास लेके आ गया, तो अगर देखा जाए तो इसको क्या हो जाएगा? यहां पर एक चीज डेवलप होगी जिसको मैं आगे बताऊंगा कि क्या होने वाला है। बट ये जो पॉजिटिव चार्ज है
वो इसके अंदर उथल पुथल मचा देगा। और वो उथल पुथल क्या होगी, यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो भी हैं, वो यहां पर स्थित हो जाएंगे। और क्योंकि प्रोटॉन जहां पर थे वहीं थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वहीं थे, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर रह गए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिव ने इसको क्या कर दिया, अट्रैक्ट कर दिया। तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ऑल द नेगेटिवली चार्ज बॉडी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव, और बाकी साइड रह गए। कुछ बीच में भी होंगे, ऐसा मत सोचना कि बीच में नहीं रहेंगे, क्या सर, कुछ बीच में रहेंगे। लेकिन मैंने क्या कर दिया, यहां पर डेवलप कर दी पोलैरिटी। क्या कर दी, पोलैरिटी। यहां पर दो पोल्स आ गए हैं। द पोल्स आ गए हैं मतलब क्या होता है, पोल्स का मतलब होता है एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक एरिया डेवलप हो गया, जहां पर एक साइड तो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज, एक साइड क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। जस्ट लाइक कभी कभी ऐसा होता होगा आपकी क्लास में, वैसे तो अब कोएड स्कूल में पढ़ रहे होंगे या ऐसे स्कूल में पढ़ रहे होंगे जहां पर ये सब नहीं होता, लेकिन कभी होता होगा कि बॉयज एक साइड और गर्ल्स एक साइड बिठा दिए गए, तो वहां दो पोल्स जनरेट हो गए ना। इसका मतलब यहां पर दो पोल्स जनरेट हो गए। नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्या ये बॉडी चार्ज हुई है? नो, ये बॉडी अभी चार्ज नहीं है, क्योंकि अभी भी नेट चार्ज, नेट क्यू इज इक्वल टू कितना है, 0। ये नेट चार्ज अभी भी कितना है, इसमें 0 है। अगर नेट चार्ज 0 है तो क्या ये बॉडी चार्ज कहलाएगी? अब बॉडी चार्ज कहलाएगी नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनचार्ज बॉडी, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब ये क्या हो गई, पोलैरिटी हो गई। अब यहां सर आपने कहा इंडक्शन से चार्ज कर देंगे, भाई इंडक्शन से क्या किया हमने, इंडक्शन से बिना कांटेक्ट करे किसी एक बॉडी को हमने क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। इंडक्शन के माध्यम से हमने किसी एक बॉडी को पोलराइज किया है, अभी चार्ज नहीं किया है। अब चार्ज कैसे होगी, तो चार्ज होगी एक इंपॉर्टेंट मेथड से, और उस मेथड का नाम होता है अर्थिंग। ठीक है, उस इंपॉर्टेंट मेथड का नाम होता है अर्थिंग। और अर्थिंग को समझने के लिए आपको सुना तो होगा आपने, 100% सुना होगा, 100% सुना होगा। अर्थिंग को समझने का सिंपल सा एक तरीका यह है, आपने क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, 7 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब बहुत तेज बिजली कड़कती है, लंबी लंबी बिल्डिंग, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में, इमारतों में ऊपर की तरफ एक कंडक्टिंग वायर लगाया जाता है, कॉर्नर वाला, जिसका तीखा कॉर्नर होता है, और उस कॉर्नर को किसी वायर, कंडक्टिंग वायर से डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है अर्थ में, और उससे हम किसी बिल्डिंग पर गिरने वाली बिजली से उस बिल्डिंग को बचा सकते हैं। यह तो आपने सुना होगा। इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास अर्थ है, दिस इज अर्थ, अगर मेरे पास ये अर्थ है, तो अर्थ के अंदर कुछ चार्ज जाएगा, है ना, अर्थ के अंदर कुछ चार्ज जाएगा। तो ऐसा माना जाता है या ऐसा समझा जाता है कि अर्थ के पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है टू स्टोर चार्ज। क्या बोल रहा हूं मैं, अर्थ के पास इनॉर्मस अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने की क्या है, कैपेसिटी। ठीक है, तो अर्थिंग को समझने के लिए पहले ही समझ लो कि अर्थ के पास कितना भी चार्ज डालो, या इसके पास इतना चार्ज है कि वो बहुत सारा चार्ज को क्या कर सकती है, स्टोर कर सकती है। टेंशन मतलब ना, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता, उसके पास बहुत सारा चार्ज है और बहुत सारा चार्ज स्टोर होने की जगह भी है। अब मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी आई जिसके पास नेगेटिव चार्ज था। मैं समझा रहा हूं अभी अर्थिंग को समझा रहा हूं कि अर्थिंग क्या होता है, अर्थ करंट क्या होता है, आई अर्थिंग क्या होता है, करंट थ्रू अर्थिंग क्या होता है। जब कभी कभी आप देखना लैपटॉप को चार्ज करते करते आपको करंट लग जाता है, मोबाइल फोन चार्ज पे लगाया आपको वो बिकॉज ऑफ अर्थिंग, बिकॉज ऑफ अर्थिंग। वो अर्थिंग क्या होती है वो समझा रहा हूं। मान लो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब अर्थिंग में होगा क्या वो समझा रहा हूं, ठीक है, ठीक। अब इस बॉडी को मैंने क्या कर दिया, इंसुलेटेड वायर से कनेक्ट कर दिया, इंसुलेटेड वायर से रख दिया। इंसुलेटेड वायर मतलब जिससे चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। और मैंने ये वाला कॉर्नर अर्थ से इसको अभी कनेक्ट, अर्थिंग का सिंबल ये है ना, अर्थिंग का सिंबल ये है, अर्थ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी कनेक्ट नहीं किया क्योंकि सर्किट कैसी है, ओपन। सर्किट को क्लोज करते से क्या होगा, सर्किट को क्लोज करते से क्या होगा, सर्किट को क्लोज करते से यह होगा कि ये जितना भी चार्ज है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी में होंगे वो सब क्या हो जाएंगे, इधर से इधर ट्रांसफर हो जाएंगे अर्थ के अंदर, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है। मैंने कहा अर्थ एक सागर है जिसमें मैक्सिमम चार्ज को आप स्टोर कर सकते हो, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके अंदर स्टोर होने की कैपेसिटी है।
यहां से चार्ज पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां अर्थ में चले जाएंगे। और आपको पता है कि देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट मींस देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज प्रोड्यूसेस अ करंट, एंड दैट करंट इज अगेन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसके जस्ट अपोजिट कन्वेंशनली क्या डेवलप हो रहा होगा, करंट, और उसी को करंट बोलते हैं आईई, दैट इज करंट अर्थिंग या अर्थ करंट। क्लियर? और वही आपको एकदम से झटका लगता है, फिर उसके बाद नॉर्मल, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आया? तो एक तो ये हो गया। अब ये दूसरा है, अगेन इसको मैंने किससे कर दिया, इंसुलेटेड बॉडी से इसको लगा दिया है, यानी यहां चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब मैंने यहां से या यहां से कहीं से भी कर दो, मैंने यहां से इसको क्या कर दी, अर्थ कर दी, अर्थिंग का सिंबल ये है, अर्थिंग कर दी। अब आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो सकते हैं, इज इट क्लियर और नॉट? यस इट इज क्लियर, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होगा। इस चार्ज को क्या करना चाहिए, न्यूट्रलाइज करना चाहिए। तो अर्थ क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन को इसके पास भेजेगा, बोलेगा न्यूट्रलाइज कर दो। यहां पर इस बॉडी ने कहा मुझे न्यूट्रलाइज कर दो, तो अर्थ ने कहा भैया मैं तुम्हारे पास और नेगेटिव चार्ज नहीं भेज सकती क्योंकि तुम ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज हो, तुम्हें ही आना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर सकते हैं। यहां प्रोटॉन थे, अर्थ ने कहा मैं भेजती हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, यानी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम अर्थ टू द बॉडी। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉडी टू अर्थ। तो जो करंट बनेगा वो कहां बनेगा, कुछ इस डायरेक्शन में, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को बोलेंगे अर्थ करंट, दैट इज आईई। क्लियर? तो कैसे ट्रांसफर होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो करंट कहां बनेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी को अर्थिंग कर दी तो करंट कहां बनेगा, ये समझ में आ गया। इसको एक बार बना के देख लेना, ठीक है। अब समझते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो था इंडक्शन। अब इसका मेन खेल समझ में आएगा। अभी हमने क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया। पोलराइज का मतलब क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड बना दिया। अब मान लीजिए मैंने इस एंड को अभी कनेक्ट तो नहीं किया है, लेकिन मैं अर्थ से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अभी मैंने अर्थिंग वायर कनेक्ट नहीं किया, बस अर्थ लगाने वाला हूं मैं। होगा क्या, जल्दी बताओ। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट करा तो ये इलेक्ट्रॉन तो इस पॉजिटिव के साथ क्या हो गए, बाउंड हो गए, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या बोल रहे हैं, बाबा मुझे तो न्यूट्रलाइज होना है। ये जान नहीं सकते, तो अर्थ से क्या बोलेंगे, तुम ही कुछ इलेक्ट्रॉन भेज दो ताकि मैं क्या हो जाऊं, न्यूट्रलाइज। तो यहां से अर्थ क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगी, और अर्थ करंट क्या होगा, यहां से यहां बनेगा, और यह हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? तो यहां बन जाएंगे नेगेटिवली चार्ज। अब जैसे ही आप अर्थिंग हटाओगे, फॉर एग्जाम्पल रिमूव दिस अर्थिंग, तो आपके पास जो बॉडी बनेगी इसको लेके जाओ मेरी छोटी बिटिया, ठीक है। ये जो बॉडी बनेगी वो कैसी बनेगी, नेगेटिवली चार्ज। क्लियर? ये जो बॉडी बन जाएगी वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा इंडक्शन का प्रोग्राम। क्या सीखा आपने, बिना डायरेक्ट कांटेक्ट से किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। ठीक, समझ में आ गया। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास और दिस लेक्चर इज डायरेक्ट कांटेक्ट या कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट यानी दो बॉडीज को अगर मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर दूं तो क्या होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा इसको लेटेस्ट एग्जांपल बता के इसको समझा सकता हूं। बट इसका जो प्रूफ है वो आने वाले लेक्चर या आने वाले चैप्टर्स में है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बकेट है, ठीक है, एक बकेट ये है और एक बकेट ये है। ठीक है, अब आप खुद जवाब देंगे, देखना आपको समझ में आएगा। दोनों ही सेम लेवल पे मैंने रखी हुई है। ठीक है, दोनों को सेम लेवल पे रखा है। इसमें कुछ मैंने पानी भरा हुआ है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ पानी भरा हुआ है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैंने खाली छोड़ दिया। पानी भर सकता हूं क्या, पानी भर देता हूं, चलो थोड़ा सा पानी भर देता हूं। इसमें मैंने पानी भर दिया। ठीक है, थोड़ा सा भरा है। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस का है, क्या किसका डिफरेंस है आपको पता होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें इनको मैंने क्या कर दिया, इसको यहां से इन दोनों को छेद करके एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया, और यहां पर मैंने लग दिया एक, क्या बोल सकते हैं इसको, रोकने वाला, पानी को रोकने वाला मैंने टैब लगा दिया। ठीक है, अब पानी यहां है
पानी का टैब ओपन होगा तो पानी यहां से यहां फ्लो करना शुरू करेगा कि नहीं करेगा, पहले तो ये बताओ, यस और नो? यस सर, इट विल फ्लो, यस 100%। तो जैसे ही मैंने टैब हटाया, यहां से देखो मैं टैब हटा रहा हूं, तो पानी क्या करना शुरू कर देगा? फ्लो होना शुरू हो गया। अब पानी का यहां का जो लेवल है वो कम होगा और यहां का जो लेवल है वो बढ़ेगा, और ये फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक, आपको पता है ये बात, आपको पता है, जब तक दोनों सेम लेवल पे नहीं आ जाते। बोलो हाँ या ना? यस सर, यस सर, यस सर। जब तक दोनों सेम लेवल पे नहीं आ जाते तब तक ये पानी फ्लो करता रहेगा, और जब तक ये पानी फ्लो करता रहेगा मतलब दोनों सेम लेवल पे नहीं है। अगर सेम लेवल पे आ गए तो पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? तो यहां पानी का क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ पानी। वाटर का क्या हो गया? ट्रांसफर। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब इसी एग्जांपल से कनेक्ट करके डायरेक्ट कांटेक्ट समझेंगे और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला निकालेंगे। अभी दोनों का लेवल कैसा है? सेम है, मतलब इसमें जितना पानी है उतना ही इसमें पानी होगा 100%। यस और नो? यस और नो? यानी अगर इसकी कुछ क्वांटिटी है, मान लो ये 2 लीटर है और ये भी 2 लीटर है, तो टोटल कितना हो गया? 4 लीटर, मतलब बराबर बराबर बढ़ गया। यस और नो? यस और नो? यस सर, बहुत बढ़िया। अब सुनो डायरेक्ट कांटेक्ट की कहानी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, ये एक स्फीयर है और ये भी एक स्फीयर बना देता हूं पुनः सर, कोई दिक्कत नहीं, बना दो। चलो, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर बनाते हैं, ठीक है ना? दोनों आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब ये होता है कि दोनों का जो रेडियस है, जो डायमेंशंस है, जो फिजिकल डायमेंशंस है वो बराबर है। इस पर मैंने दे दिया चार्ज Q1 पॉजिटिव और इस पर भी मैंने चार्ज दे दिया Q2 पॉजिटिव। अभी समझ लो, पॉजिटिव से नेगेटिव से भी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है? दोनों पे चार्ज दे दिया और दोनों को मैं क्या करने वाला हूं? कांटेक्ट देने वाला हूं। अभी मैंने कांटेक्ट दिया नहीं है, अभी मैं इन दोनों को कांटेक्ट करने वाला हूं, ठीक है? सिस्टम ये है, ये एक सिस्टम अभी नहीं है, ये डिफरेंट सिस्टम है, ये डिफरेंट सिस्टम है। इसके ऊपर चार्ज Q1 है, इसके ऊपर चार्ज Q2 है, ठीक है? अब जैसे ही मैंने इसको क्या कर दिया? कांटेक्ट कर दिया। तो कांटेक्ट का मतलब है कि मैंने इसको डायरेक्टली क्या कर दिया? कांटेक्ट कर दिया। सर नो? हाँ सर, डायरेक्टली आपने कांटेक्ट कर दिया इन दोनों का। जैसे ही आपने कांटेक्ट हुआ तो यहां पर अब चार्ज का क्या होना शुरू हो जाएगा? ट्रांसफर, जस्ट सिमिलर टू व्हेन 2 बकेट्स आर कॉन्टैक्टेड। मतलब हमने इन दोनों को क्या कर दिया था? कांटेक्ट कर दिया था ना, तो पानी का क्या हुआ? ट्रांसफर। जस्ट लाइक सेम हियर एज वेल, दैट देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन द 2 बॉडीज, Q1 and Q2 having the 2 bodies same charges, मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इन दोनों में है, दोनों के डायमेंशन सेम है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों का रेडियस बराबर है और चार्ज का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। इतनी पिक्चर क्लियर हुई? ये होता है द ट्रांसफर ऑफ चार्ज या चार्जिंग थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है? अब हो सकता है कि इस पे अगर चार्ज नहीं भी होता तो भी ये चार्ज ट्रांसफर होता। अब इमेजिन करो इस एग्जांपल को देख के कितना चार्ज ट्रांसफर होगा। इस एग्जांपल को देख के आंसर दो कि अगर जैसे ही मैं ये कांटेक्ट हटाऊंगा, चार्ज मतलब इनको जोड़ने के बाद हटाऊंगा, तो अब इस बॉडी में जो पहले इनिशियल चार्ज Q1 था और इस बॉडी में इनिशियल चार्ज Q2 था, तो अब इसमें कितना होगा और इसमें कितना होगा? बताओ, जल्दी बताओ आंसर, जल्दी बताओ। कमेंट बॉक्स में लिख दो पॉज करके। भाई एक बात बता, इसमें चार्ज कितना था? इसमें पानी कितना? 2 लीटर। इसमें कितना था? 2 लीटर। दोनों को कांटेक्ट किया तो टोटल कितना हो गया? 4। तो इसमें कितना हो गया? 2। इसमें अब फॉर एग्जांपल इसमें 1 लीटर था, इसमें 4 लीटर था। अब बताओ, दोनों को कांटेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? दोनों का कितना होगा? टोटल 5। तो अब इसमें कितना होगा? 2.5 और इसमें भी कितना होगा? 2.5। बोलो हाँ ना? यानी दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, 100%। तो दोनों का इसके अंदर इसको रिमूव करने के बाद आएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2 और इस पे भी कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 बाय 2। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था जिसके माध्यम से मैंने आपको एक बहुत बड़ा डेरिवेशन, जो चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे और इस फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे कि कितना चार्ज ट्रांसफर होता है, उसका मैंने एक एग्जांपल के जरिए आपको बता दिया। कांटेक्ट होने के बाद पहले कांटेक्ट किया, टोटल चार्ज निकाला Q1 प्लस Q2 और उन दोनों को आधा आधा कर दिया, डिवाइड हो गया दोनों में चार्ज। और चार्ज का ट्रांसफर कब तक नहीं होगा? जब दोनों में चार्ज बराबर नहीं हो जाता, यानी यहां कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा। पिक्चर क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। तो इस लेक्चर में अभी मैंने इतना कर दिया है।
अब है आपके पास न्यूमेरिकल जो कि होमवर्क होगा आपका, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैंने ये होमवर्क दिया है आपको। व्हेन अ पीस, मैं समझा देता हूं, व्हेन अ पीस ऑफ पॉलिथीन इज रब्ड विद अ वूल, अ चार्ज ऑफ माइनस, ये ध्यान रखना, चार्ज कितना है, टोटल चार्ज जो ट्रांसफर हुआ है -2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम का चार्ज ट्रांसफर किया है। ट्रांसफर हुआ है पॉलिथीन में, पॉलिथीन के अंदर ट्रांसफर हो गया, इतना चार्ज पॉलिथीन में आ गया। तो पूछा आ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर टू द पॉलिथीन। तो क्या मास ट्रांसफर हुआ होगा? जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो मास भी ट्रांसफर होता है। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, भाई साहब यहां पर आएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि यहां नेगेटिव है, यहां माइनस है, तो माइनस के लिए क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन करते हैं ना। तो यहां पर आएगा Q इज इक्वल टू NE, वो भी माइनस का, -2 इंटू 10⁻⁻⁷ माइनस ऑफ n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमको यह पता लगाना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो उससे n मिल जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहां से आपको मिलेगा n, और जैसे ही आपको n मिलेगा, मैं होमवर्क का हिंट भी दे रहा हूं, आपको निकालना है टोटल मास ट्रांसफर। तो एक चार्ज का मास यानी मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना है, me कितना है, वो है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एंड यू विल गेट द टोटल मास विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन एंड यू विल गेट द आंसर। आया मजा? तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस लेक्चर में इतना ही बच्चों, आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, मेरी एनर्जी में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, और अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों, जो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनित सर की पाठशाला। जय हिंद।